Hello, my dear students. Welcome to Agri Power Jaipur coaching classes. Myself Ankita. I hope you all are doing good. आज का जो हमारा क्लास होने वाला है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आसाम एफएसओ, आरपीएससी एफएसओ या फिर एफएसएसएआई सीएफएसओ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज का क्लास डेडिकेटेड है फूड लॉ के ऊपर। फर्स्ट एमसीक्यू सेशन होगा हमारा फूड लॉ पर और हर एक क्वेश्चन का आपको मिलने वाला है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सो द क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. You can make a proper notes of all the questions which will be discussed over in this class. So कोर्स स्टार्ट करने से पहले, क्लास को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए जो आरपीएससी एफएसओ की तैयारी कर रहे हैं होल हार्टेडली, उनके लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। सिलेबस में जो भी टॉपिक्स मेंशन है सारा का सारा टॉपिक आपको एज इट इज़ मिल जाएगा हमारे ऐप में। अलॉन्ग विद इट आपको मिलने वाला है फ्री टेस्ट सीरीज़ और इसी के साथ आसाम फूड सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। सो आप कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। कोर्स एनरोल करने के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। बाकी के सभी डिटेल्स, कोर्स में क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, ये मैं आपको इनकमिंग स्लाइड्स में बताऊंगी। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, देखते रहिए हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। देखो, आसाम फूड सेफ्टी ऑफिसर की बात करें अगर, तो इसके एग्ज़ाम डेट अनाउंस होने की चांस बहुत ज़्यादा है। होपफुली ये अक्टूबर एंड से लेकर के नवंबर तक इसकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाएगी। एग्ज़ाम डेट अनाउंस होने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलता है प्रिपरेशन के लिए, और सिलेबस क्योंकि बहुत वास्ट है, आसाम एफएसओ का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अलॉन्ग विद दिस सिलेबस सब कुछ मैंने डिस्कस किया है। आपने अगर अभी तक वीडियो नहीं दिया है तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप ज़रूर चेकआउट करना। सिलेबस आपको पता होना बहुत ज़रूरी है जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो, ठीक है। तो उसमें आपको सिलेबस, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हर कुछ मिल जाएगा। तो चलो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। फूड लॉ एमसीक्यू सेशन 1। देखो, फूड लॉ का जो पोर्शन है ना, इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस 2011, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सम एक्रेडिटेशन बॉडीज़, बहुत सारा टॉपिक्स इंक्लूडेड है। आज का क्लास मेनली हम लोगों का डेडिकेटेड है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के ऊपर। तो चलो क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। इसका जो क्लास है, ये जो टॉपिक है, इसमें कई सारा क्वेश्चन हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला हुआ है, ठीक है। तो क्लास को बहुत अच्छे से अटेंड करना, हर एक एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से समझना। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, जिसको हम लोग इन शॉर्ट डीओ कहते हैं, डेजिग्नेटेड ऑफिसर इज अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का जो पूरा आपको डॉक्यूमेंट है वो कई सारे चैप्टर्स में, कई सारे सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर एक लॉ, हर एक नियम को, अलग अलग प्रावधान को एक एक एक्ट के अंदर समझाया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो होते हैं उनको किस सेक्शन में अपॉइंट किया जाता है, यानी क्या क्राइटेरिया होगी डेजिग्नेटेड ऑफिसर को अपॉइंट करने के लिए, क्या उनका प्रोफाइल होगा, ये हर कुछ हम लोग पढ़ते हैं उस सेक्शन में। तो चलो नाउ लेट्स रीड द ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन is section number 36, second option section number 37, third option section number 38 and last option section number 39। तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर अपॉइंट होते हैं सेक्शन नंबर 36 के अंदर। सेक्शन 37 में बात होती है फूड सेफ्टी ऑफिसर की, जिस एग्ज़ाम की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है दैट विल बी कंडक्टेड अंडर दी सेक्शन नंबर 37 ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। क्लियर। सेक्शन नंबर 38 बात करता है पावर्स ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। जैसे आप मान लो फूड सेफ्टी ऑफिसर बन जाते हो तो आपके अंडर क्या क्या पावर होता है, आपकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ये सभी कुछ आपको सेक्शन नंबर 38 में पढ़ने को मिलता है। जैसे एक दो एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो फूड सेफ्टी ऑफिसर का पावर होता है किसी भी आइटम का जिसमें उन्हें डाउट हो कि इसमें एडल्ट्रेंट मिक्स है, वो उस आइटम को सीज कर सकते हैं। कोई सा भी सैंपल कलेक्ट करके वो फूड एनालिस्ट तक भेज सकते हैं, फूड को एनालिसिस करवा सकते हैं। तो ये सारी जो जिम्मेदारियां रहती है वो फूड सेफ्टी ऑफिसर की रहती है। ये फील्ड ऑफिसर होने के नाते ये फूड बिजनेस ऑपरेटर के साथ इनका डायरेक्ट लिंक होता है, तो इनकी ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जॉब रोल में कि जो
प्रमाइसिस में है वो फूड जो है उसमें मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से हो रहा है या नहीं, फूड प्रॉपरली वो हाइजीनिक है और न्यूट्रिशनल लेवल्स उसमें सही है, ये सभी वो उनको देखना होता है। एडल्ट्रेंट मिक्स फूड को एज इट इज़ उनको सीज कर देना चाहिए और फिर टाइम टू टाइम उनको डेजिग्नेटेड ऑफिसर के अंडर पर जो भी वो उनको जिम्मेदारी देते हैं, जितना बार उनको बोला जाए किसी भी जगह का इंस्पेक्शन करने, वो उनको करना होता है और सारा रिपोर्ट डेजिग्नेटेड ऑफिसर को देना होता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 39 बात करती है लायबिलिटीज ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। लायबिलिटीज ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर, अब इसका मतलब ये होता है जैसे मान लो कि फूड सेफ्टी ऑफिसर ने किसी आइटम को सीज किया है या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो है वो लाइसेंस उनका नहीं है, तो उसको वो इन्फॉर्म कर सकते डेजिग्नेटेड ऑफिसर को, तो इसकी प्रॉपर एक पेनल्टी वगैरह बनती है। तो उनका डिसीजन अगर सही है तो पेनल्टी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स लोग भरते हैं। मान लो कि कभी कोई इन केस ऐसा हो जाए कि किसी आइटम को उन्होंने सीज किया हो और उसमें कोई भी तरह का ऐसा एडल्ट्रेंट या फिर इस तरह का कोई हार्मफुल चीज़ नहीं प्रेजेंट था उसमें, फिर भी उन्होंने क्या किया है कि लैक ऑफ गाइडेंस या फिर लैक ऑफ नेग्लिजेंसी के कारण उन्होंने क्या किया, उस आइटम को सीज कर दिया। अब उनकी तो गलती हो गई ये, तो उनके अंदर भी कुछ लायबिलिटीज़ आती है, उनको भी कुछ पेनल्टी देना पड़ता है विच इज़ नॉट लेस देन 1 लाख, 50,000 से 1 लाख के करीब लायबिलिटी बनती है उनकी, पेनल्टी जो देना होता है। ये सब कुछ हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 39 में। तो क्लियर है, चारों सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सेक्शन 36 डेजिग्नेटेड ऑफिसर, सेक्शन नंबर 37 फूड सेफ्टी ऑफिसर, सेक्शन नंबर 38 पावर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड सेक्शन नंबर 39 लायबिलिटीज ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर, राइट। Now let's move to the next question. एडल्ट्रेंट मेक्स द फूड, एडल्ट्रेंट अगर मान लो किसी फूड में है तो उस फूड को हम लोग क्या बोलेंगे, उस फूड को हम लोग बोलेंगे एडल्ट्रेटेड फूड, एडल्ट्रेटेड फूड। अब एडल्ट्रेंट क्या करता है फूड के साथ, फूड की क्वालिटी पर क्या इफेक्ट रहता है, तो लेट्स रीड द ऑप्शन फर्स्ट, नाउ देन आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। फर्स्ट ऑप्शन सेज सब स्टैंडर्ड, सेकेंड ऑप्शन सेज अनसेफ एंड थर्ड ऑप्शन सेज मिस ब्रांडेड। अब एडल्ट्रेंट में पहले समझो कि एडल्ट्रेंट क्या क्या चीज़ें से किया जा सकता है, किस तरह का एडल्ट्रेंट होता है। एक तो फूड को एडल्ट्रेटेड बनाने के लिए जो एडल्ट्रेंट होता है उसको इंटेंशनली ऐड किया जाता है, इंटेंशनली चीपर सब्सटेंस का एडिशन होता है, चीपर सब्सटेंस को क्या किया जाता है, उसको ऐड किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि जो ब्लैक पेपर होता है, ब्लैक पेपर में क्या चीपर सब्सटेंस ऐड किया जाता है, पपाया सीड्स, पपाया सीड्स। यानी जो ओरिजिनल कंटेंट था फूड का, ओरिजिनल कंटेंट जो था फूड का, उसको क्या कर दिया गया, उसको रिप्लेस कर दिया गया चीपर कंटेंट के साथ। ठीक है, तो एक तरह से क्या कर रहे हो आप, स्टैंडर्ड को डाउन कर रहे हो, जो आपका ओरिजिनल कंटेंट होगा उसका स्टैंडर्ड हाई होगा, और अगर आपने मान लो कि ओरिजिनल कंटेंट के साथ चीपर सब्सटेंस मिल गया है तो आपका स्टैंडर्ड डाउन हो जा रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सब स्टैंडर्ड फूड, कि होली या फिर इंटेंशनली जो कुछ पार्ट्स जो होता है फूड का, उसका ओरिजिनल कंटेंट को कट डाउन करके चीपर सब्सटेंस को ऐड कर दिया जाता है। तो ये एडल्ट्रेंट जो है वो फूड का सब स्टैंडर्ड तो कर ही रही है, साथ ही जो एडल्ट्रेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल कॉज करते हैं। जैसे मान लो जो शुगर होता है उसमें चॉक पार्टिकल्स आ जाता है, डस्ट पार्टिकल्स उसमें रहता है, इस तरह से चीज़ें अगर मान लो एडल्ट्रेटेड है तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी मच अनसेफ फॉर अस। सो सेकेंड ऑप्शन भी इसके साथ आ जाता है। थर्ड ऑप्शन बात करता है मिस ब्रांडिंग की। तो मिस ब्रांडेड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसमें आपको मैं और भी सारा पॉइंट्स बताऊंगी। एडल्ट्रेंट से रिलेटेड एक पॉइंट मिस ब्रांडिंग में जो आता है वो है ये, जैसे मान लो कोई कलर हो गया, आर्टिफिशियल कलर हम फूड में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और हम मान लो कोई प्रिजर्वेटिव ऐड कर रहे हैं,
प्रिजर्वेटिव ऐड करें, तो इसका मान लो लिमिट एक डिसाइडेड है, एक्स लिमिट ही आपको देना है, पर आपने क्या किया, फूड में इससे ज़्यादा दे दिया, इससे ज़्यादा मतलब बियॉन्ड द लिमिट आप कलर या फिर प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर रहे हो, तो दैट कम्स अंडर द मिस ब्रांडिंग एंड दैट ऑल्सो कम्स अंडर द एडल्ट्रेटेड फूड। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपका इस क्वेश्चन के लिए एक परफेक्ट आंसर होता है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी एडल्ट्रेटेड food, adulterants make the food substandard, unsafe, misbranding, everything. Okay, now let's move to the next question. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 कंसिस्ट ऑफ, जैसे कि मैंने आपको बताया थी कि एफएसएस एक्ट जो होता है, एफएसएस एक्ट 2006 जो होता है वो पूरा जो इसका डॉक्यूमेंट्स होता है वो कई सारे चैप्टर्स में, कुछ सेक्शंस में और कुछ स्केड्यूल्स में डिवाइडेड है। इसको पूरा समझाया गया है आपको कुछ चैप्टर्स में, सेक्शंस में एंड स्केड्यूल्स में। तो इसके चैप्टर नंबर होते हैं 12 चैप्टर होते हैं, इसके 101 सेक्शंस होते हैं एंड 2 स्केड्यूल्स होते हैं। ठीक है, पूरी 12 चैप्टर में आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का हर एक चीज़ समझाया हुआ है, अलग अलग जोन पर फोकस किया हुआ है, कुछ चीज़ें प्रिजर्वेशंस पर, एडिटिव्स पर, कंटामिनेंट्स पर, आपको कितना साइंटिफिक कमिटी बनानी है, साइंटिफिक पैनल कितने होंगे, वो कैसे काम करेंगे, हर कुछ आपको इतने 12 चैप्टर में होल हार्टेडली एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा ही ये था कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 कंसिस्ट्स ऑफ 10 चैप्टर्स 100 सेक्शंस, नो, 12 चैप्टर्स 101 सेक्शंस, yes, 12 चैप्टर्स 101 सेक्शंस, 14 चैप्टर 110 सेक्शंस। ऑप्शन को थोड़ा चेंज कर देती हूँ मैं, 12 चैप्टर 101 सेक्शंस इज द राइट ऑप्शन एंड इसी के साथ आप यहाँ पर लिख लो कि 2 स्केड्यूल्स भी होते हैं इसके। ठीक है, कितने स्केड्यूल्स, 2 स्केड्यूल्स होते हैं इसके, राइट। सो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में ये देखा गया है, सो वापस रिपीट करती हूँ। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 कंसिस्ट ऑफ 12 चैप्टर, 101 सेक्शंस एंड 2 schedules, right? Now let's move to the next question. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा आसाम एफएसओ के बारे में, कोर्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आसाम एफएसओ का कोर्स जो है, इसकी फीचर्स में आपको मिलता है कोर्स में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स ऑफ ईच टॉपिक, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। आपका हर एक टॉपिक का आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा, ई नोट्स प्रोवाइडेड होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा आपको। जैसे जैसे कंटेंट्स की वीडियो लेक्चर अपलोड होती है उसी तरह उसी पर बेस्ड क्लास जो होता है आपका एमसीक्यू भी बन जाता है, ताकि आपका एक एक क्लास का, एक एक थ्योरी पे पार्ट का आपके पास क्वेश्चन हो और आपको हर चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, टाइम टू टाइम कंटेंट अपलोड हो रहे हैं ताकि एग्ज़ाम डेट अनाउंस होने से पहले तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट रहे और आप आराम से रिवीजन का टाइम आपको मिल सके। डाउट सेशन आपको मिल जाता है ताकि आपका कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, उस डाउट को सॉल्व कर सकते हो एट ए टाइम। कोर्स को एनरोल करने के लिए, कोर्स परचेस करने के लिए आप हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो, एग्री पावर जयपुर कोचिंग ऐप। आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लेना और वहाँ पर आपको कोर्स लेने की, कोर्स में एनरोल करने की लिंक प्रोवाइडेड होगी। साथ ही अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोर्स से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हज़ार्ड में भी, हज़ार्ड कितने तरह का होता है, तो सबसे पहले समझ लो हज़ार्ड क्या है। वैसा सब्सटेंस को हम लोग हज़ार्ड कहते हैं जो हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालता हो। इट मे बी ऑफ एनी ऑफ द फॉर्म्स, इट मे बी ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल फॉर्म, विच कॉजेज hazardous effect to our health, which causes bad effect to our health। ठीक है, तो हज़ार्ड 3 तरह का होता है, एक बायोलॉजिकल हो सकता है, एक केमिकल होता है और एक फिजिकल होता है। जैसे मान लो कि कोई फूड हमने इंजेस्ट किया हो तो बैक्टीरियल टॉक्सिन हमारे बॉडी में गया हो इंचास, तो वो आ जाता है आपके किसके केस में, बायोलॉजिकल केस में। कोई मान लो कि हमने ऐसा फूड कंज्यूम किया है, उसमें मान लो कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है वो प्रॉपरली वॉश्ड नहीं है, तो उसका जो केमिकल बचता है, जो सब्सटेंस रेसिड्यूज रह जाता है, वो हमारे बॉडी में जाएगा, तो इट विल कॉज अ hazardous effect to our health। फिजिकल में आता है कोई डस्ट, डर्ट, ग्लास पार्टिकल्स, जैसे पहले अभी बैंड हो चुका है स्टेपलर पिन्स का यूज़ करना,
पहले जब स्टेपलर पिन्स वगैरह का यूज़ होता था तो वो सब एक खतरा रहता है फिजिकल हजार्डस इफेक्ट कॉज करने का। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो बायोलॉजिकल में आ जाता है आपका सैल्मोनीला जैसे कुछ बैक्टीरियाज के एग्जाम्पल। जैसे इस केमिकल में आपका आएगा डाईऑक्सीन्स, फिजिकल्स में डर्ट, डस्ट, ग्लास पार्टिकल एक्सेट्रा, है ना। तो तीन तरह के हजार्ड हमारे सामने यहाँ पर है। तो ऑल ऑफ द अबव, हजार्ड मे बी ऑल ऑफ द अबव, इट मे बी बायोलॉजिकल, इट मे बी केमिकल और इट मे बी फिजिकल। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। मिस ब्रांडेड फूड इंक्लूड, जैसा कि मैंने आपको कहा था मिस ब्रांडेड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा जहाँ पर डिटेल में आप समझ पाएंगे कि मिस ब्रांडिंग क्या है। मिस ब्रांडिंग, मिस प्लस ब्रांडेड, मिस ब्रांडिंग क्या है? फॉल्स ब्रांडिंग, फॉल्स क्लेम, फॉल्स ब्रांडिंग, फॉल्स इंफॉर्मेशन, एक एक करके समझ लो सब चीज़। फॉल्स क्लेम मतलब क्या? जैसे मान लो कोई फूड है, कोई आपका कोई सप्लीमेंट्री फूड है मान लो, उस पर क्लेम हम कर रहे हैं कि ये फूड कंज्यूम करने के बाद आपके बॉडी में जो इसकी डेफिशिएंसी है या फिर इसका आपको जो आपके बॉडी में डिजीज़ है ये आप पूरा पूरी सॉल्व हो जाएगा। ये सब क्लेम नहीं किया जाता है फूड में। फूड में न्यूट्रिशनल कंटेंट है, आप उसको कंज्यूम करिए आपकी अपनी डेली लाइफ के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, बट यू कैन नॉट क्लेम दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, फॉल्स ब्रांडिंग में आता है आपका क्या? जैसे मान लो कोई भी एक पॉपुलर ब्रांड है, जैसे मान लो ए ब्रांड, मैं नाम नहीं लूँगी किसी भी फूड ब्रांड का, कोई मान लो ए ब्रांड है, इसका नेम फेम अच्छा है, नेम भी अच्छा है, इसका फेम भी अच्छा है, मतलब ट्रस्ट वर्दी ब्रांड है ये। इसका ट्रस्ट वर्दी ब्रांड है यानी कि ये अपना स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, फूड की क्वालिटी को, फूड की न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से क्या करता है? मेंटेन करता है। मान लो कि इससे दूसरा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो खाली क्या कर रहा है? दूसरा मैन्युफैक्चरिंग जो ब्रांड अपना फूड प्रोडक्ट बना रहा है वो है तो बी, ठीक है, दूसरा कोई है ये, लेकिन ये सिर्फ इसका ए ब्रांड के फूड का नाम को कॉपी पेस्ट कर दे रहा है यहाँ पर और फॉल्स ब्रांडिंग कर रहा है। फॉल्स क्या कर रहा है? फॉल्स ब्रांडिंग कर दे रहा है। बस नाम कॉपी पेस्ट कर रहा है, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड मीट कर रहे हैं, ये जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी फूड की मेंटेन कर रहे हैं वो तो इसमें कर ही नहीं रहा है। तो इसने सिर्फ क्या करा? इसने सिर्फ करा कि ब्रांड का नाम लिया और अपने फूड आइटम में उसको कॉपी पेस्ट कर दिया और मार्केट पे सेल कर रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना वो मिस ब्रांडिंग होती है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो। साथ ही फॉल्स इन्फॉर्मेशन में आपका आता है, मान लो कि आपने पैकेजिंग जो होती है ना फूड की, आपने वहाँ कोई इंग्रेडिएंट, कोई एक्स इंग्रेडिएंट है, आपने उसका इमेज डिस्प्ले कर दिया, बट वो इंग्रेडिएंट आपके फूड में प्रेजेंट ही नहीं है। आप क्या कर रहे हो? इसके इसके थ्रू आप क्या कर रहे हो? आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप कंज्यूमर को एक तरह से मिसलीड कर रहे हो। तो ये सब होता है मिस ब्रांडिंग में। ठीक है, ये सभी जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है ना, ये हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 जो है सेक्शन नंबर 3 में आता है। चैप्टर नंबर 1 सेक्शन नंबर 3 बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कंटेन करता है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल अभी जेपीएससी एफएसओ का जो एग्जामिनेशन हुआ था 2024 में, तो उसमें आपको प्राइमरी फूड का क्वेश्चन पूछा गया था। डायरेक्ट उठाया गया है, जो डेफिनेशन है प्राइमरी फूड की वो उठा करके पूछ लिया गया है। तो कुछ भी मिस नहीं करना चाहिए आपको। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चीज़ें समझिए कि किस तरह से पढ़ना चाहिए आपको। देखो कंटेंट काफ़ी जगह पर मिलता है, लेकिन आपको पढ़ना सीखना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। कोई आपको अगर पढ़ना सिखा रहा है ना कि इस तरह से पढ़ोगे तो आपके लिए ईजी होगा, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, now let's lead the options. Misbranded food includes which contains false, misleading or deceptive claims, sold by name which belongs to other articles of food, if contain artificial color chemical beyond the prescribed limit। इसको मैं एडल्ट्रेंट के क्वेश्चन में पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अभी ये दोनों पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सो इट द आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। मिसब्रांडेड फूड इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
term of office and retirement age of chairperson of FSSAI. FSSAI का क्या फुल फॉर्म है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइड में, FSSAI का क्या फुल फॉर्म है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इसमें आपसे क्या पूछा है? टर्म ऑफ ऑफिस पूछा है, कितना साल तक का उनका टेन्योर रहता है, टर्म ऑफ ऑफिस कितना रहता है, और रिटायरमेंट एज क्या होता है चेयरपर्सन का. लेट्स रीड दी ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन 2 इयर्स 65 इयर्स. 2 इयर्स टर्म ऑफ ऑफिस हो गया आपका, और ये 65 इयर्स रिटायरमेंट एज. 3 इयर्स 65 इयर्स, 3 इयर्स 62 इयर्स, 5 इयर्स एंड 62 इयर्स. तो चेयरपर्सन के लिए होता है आपका 3 इयर्स टर्म ऑफ ऑफिस और 65 इयर्स रिटायरमेंट एज. 3 इयर्स आपका रहता है क्या? टर्म ऑफ ऑफिस, और 65 इयर्स आपका होता है रिटायरमेंट एज. ये जो ऑप्शन है आपका, ये मेंबर्स ऑफ फूड अथॉरिटी के लिए है. मेंबर्स ऑफ फूड अथॉरिटी. अब चेयरपर्सन के अलावा कितने मेंबर्स होते हैं फूड अथॉरिटी में? इसको भी थोड़ा याद कर लो. 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 1/3 होते हैं वुमेन. 22 मेंबर्स एंड इसमें से 1/3 आर वुमेन. ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में. नाउ लेट्स मूव टू द 7th नंबर क्वेश्चन. Time period given to the selection committee by central government to fill the vacancy cause in case for the reason of death, resignation or removal of the chairperson or a member of food authority. जैसे मान लो कि इसमें क्या होता है कि सेक्शन नंबर 7 के अंदर अपॉइंट किया जाता है सभी मेंबर्स को, तो उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, कौन उनको अपॉइंट करेगा, ये सभी बात हम लोग सेक्शन नंबर 7 में करते हैं. सेक्शन नंबर 8 डील करता है आपको कि मान लो किसी ने जो अपना ओथ लिया है अपना जॉब रोल के तरफ, वो प्रॉपरली पूरा नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी का जो मान लो रेजिग्नेशन किन्होंने दे दिया हो, या फिर किसी का डेथ हो गया हो, तो वो पोस्ट जो वेकेंट है उस पोस्ट को फिल करने का कितना टाइम दिया जाता है सिलेक्शन कमेटी को, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. राइट, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. सो अब हम लोग क्या समझेंगे कि कितना टाइम उनको मिलता है. तो देखो 2 मंथ का टाइम दिया जाता है उनको. 2 मंथ का टाइम दिया जाता है कि जो पोस्ट आपका वेकेंट हुआ है इन रीजंस के वजह से, उसको आप फिल करिए. 3 मंथ्स का टाइम दिया जाता है उस केस में जहाँ पर हो गया मान लो कंप्लीशन हो गया हो, उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो कंप्लीट हो गया हो. इन केस ऑफ in case of completion of term of office. ठीक है. Question number 8. Who shall consider to be the member secretary of the Food Authority under Section 9 of Food Safety and Standard Act 2006? किसको हम लोग मेंबर सेक्रेटरी कंसीडर करते हैं फूड अथॉरिटी का अंडर सेक्शन 9? तो सेक्शन 9 है, तो इसका आपको एक हिंट मिल रहा है कि सीईओ अपॉइंट होते हैं सेक्शन नंबर 9 में, सीईओ ऑफ एफएसएसएआई, और इन्हीं को हम लोग मेंबर सेक्रेटरी कंसीडर करते हैं ऑफ फूड अथॉरिटी. ठीक है, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. सीएसी का मतलब होता है सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी. जिसके बारे में सेक्शन नंबर 11 में हम पढ़ते हैं. ऑप्शन नंबर सी चेयरपर्सन एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव. ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्लियर है आपको. नाउ लेट्स मूव टू द 9th नंबर क्वेश्चन. हाउ मेनी साइंटिफिक पैनल्स डू एफएसएसएआई हैव?
FSSAI के पास कितनी साइंटिफिक पैनल्स होती हैं? साइंटिफिक पैनल क्या काम करती है? डिफरेंट फूड प्रोडक्ट से जो उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस देना होता है, जो फिर सेफ्टी मेजर्स हम लोग को अपनाना है फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को, वो सभी कुछ साइंटिफिक पैनल्स बताती है। जैसे मान लो फूड एडिटिव्स के ऊपर एक साइंटिफिक पैनल होती है जो ये डिसाइड करती है कि कौन कौन सा फूड एडिटिव जो है वो परमिटेड है। मान लो कोई पैनल ऐसा है जो कंटामिनेंट के ऊपर काम करती है, वो बताती है कि कितना लेवल अलाउएबल है, कितना ज़्यादा लेवल होने पर हम उसे कंटामिनेंट हाजार्डस इफेक्ट कॉज करने वाला कंटामिनेंट कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से काफ़ी अलग अलग साइंटिफिक पैनल्स हैं हमारे फूड अथॉरिटी के पास। तो टोटल नंबर की अगर बात करें तो टोटल 21 साइंटिफिक पैनल्स हैं। Now the last question of today's session is which section deals with the duties and functions of food authority? ये काफ़ी important question है आपका और ये काफ़ी important section भी होता है इसको पढ़ना, क्योंकि exam point of view से इससे काफ़ी question आता है। ठीक है, so now let's read the option. Section number 13, section number 14, section number 15 and section number 16. तो ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ फूड अथॉरिटी की बात होती है सेक्शन नंबर 16 में, बट और सारा जो ऑप्शन है इसका भी जान लो। सेक्शन 13 बात करती है साइंटिफिक पैनल के बारे में, जिसका अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। 21 साइंटिफिक पैनल्स होते हैं। SP यहाँ शॉर्ट लिख रही हूँ मैं। सेक्शन 14 डील्स विथ साइंटिफिक कमिटी। Section 15 deals with the proceedings of scientific panel and scientific committee. कई बार ना सेक्शन 13 और 14 में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा साइंटिफिक पैनल का है, कौन सा साइंटिफिक कमिटी का है। तो इसको मैं इन शॉर्ट ऐसे याद रखती हूँ, P13 साइंटिफिक पैनल में P आता है एंड P13 इंडिकेट्स दिस वन। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कुछ कोड वर्ड बनाया करना जिससे आपको इजी हो याद रखना। इसी के साथ हमारा आज का MCQ सेशन होता है कंप्लीट। आई होप आपको इन 10 क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशंस अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू। इसी के साथ थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। मिलती हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट MCQ सेशन के साथ, एक नए बेहतरीन कंटेंट के साथ। Thank you. Till then, take care and happy learning.